हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ताम्रपाषाण काल, या फिर इसे बोलते हैं हम चालकोलिथिक एरा। तो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे, क्विकली करेंगे रिवाइज और फिर हम बढ़ेंगे आगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम उन चैप्टर्स पर आ चुके हैं जहाँ से हम पीरियड्स को स्टडी करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टडी किया था वो था हमारा स्टोन एज। ओके, ये जो ताम्रपाषाण काल है या चालकोलिथिक पीरियड जिसे हम कहते हैं, बेसिकली ये भी स्टोन एज का ही पार्ट है, ऐसा नहीं स्टोन एज से डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टोन एज वो टाइम पीरियड था, पाषाण काल वो समय था जब हम पूरी तरह पत्थर पर निर्भर करते थे या पत्थर के औजार पर, स्टोन टूल्स पर निर्भर करते थे। और ह्यूमंस की लाइफ में जो फर्स्ट मेटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ, पहला धातु जो मानव के जीवन में सम्मिलित हुआ, उसका नाम था तांबा। और ये वो टाइम पीरियड था जब हमारे स्टोन टूल्स तो ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन पहली बार हम स्टोन के साथ में मेटल मिलाकर टूल्स बनाना चालू करेंगे, यानी स्टोन और मेटल दोनों के टूल्स बनने चालू होंगे। इस वजह से इसे क्या बोला गया, ताम्र मतलब कॉपर या फिर तांबा, और पाषाण मतलब पत्थर या फिर स्टोन। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया, चालकोलिथिक या फिर ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया। तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो पूरी तरह से इसी पे बेस्ड रहने वाला है। और बढ़ते हैं हम हमारे आगे सेशन की ओर। ओके, तो ठीक है, तो हम थोड़ा सा चालकोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में पहले जानेंगे। ये कल्चर हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है, इस कल्चर के लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, उन लोगों का एक तरह से व्यवसाय क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, उनका रिलीजन क्या था, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी अगर मैं बोलूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से ठीक ठाक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें किससे, तो आपका इनके लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आते हैं हमारे चालकोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। राइटर यहाँ पर क्या बोलता है, तो राइटर बताते हैं धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। आज आप देखते हैं हम बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स का यूज करते हैं, मतलब हमारी लाइफ में बहुत सारे मेटल्स आप देखते हैं, लेकिन आपने कभी इमेजिन किया है कि फर्स्ट मेटल कब हमने यूज किया होगा। मेटल यूज करने का मतलब है कि ये धातु जो हमें मिला, ये जो धातु हमें मिलता है नेचर से, इसका हमने यूज़ करने के फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट किया होगा या कब कन्वर्ट किया होगा। तो धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, यानी ऐसा फर्स्ट मेटल जिसका हम प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम था, कॉपर। कॉपर का पहली बार प्रयोग होता है हमारे ह्यूमंस की लाइफ में। इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ मिलाकर प्रयोग जारी रहा, यानी पहली बार हमें दिखाई देता है कि स्टोन्स के साथ साथ में कॉपर, यानी ऐसा नहीं था कि स्टोन टूल्स खत्म हो चुके हैं। स्टोन के देख रहे हैं आप टूल ऑलरेडी चल रहे हैं, ये रहा आपका स्टोन टूल, ये रहा आपका स्टोन टूल, लेकिन यहाँ पर हम स्टोन के साथ साथ में मेटल मिलाने लग जाएंगे, यानी ये रहा स्टोन, इसके साथ में हमने मेटल यानी तांबा मिलाया। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया, ताम्रपाषाण संस्कृति या फिर तांबा और पत्थर वाली संस्कृति के रूप में जाना गया। आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो सबसे पहले हमें इनका लोकेशन देखना है। चालकोलिथिक जब भी ये वर्ड यूज करेगा, इमीडिएट आपको क्लिक करेगा कौन सा टाइम पीरियड, कॉपर और स्टोन दोनों को साथ मिलाकर यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। अब हमें यही देखना है कि वो कॉपर और स्टोन इन दोनों को, यानी तांबा और पत्थर, इन दोनों का प्रयोग जिस जिस जगह पर हो रहा था, भारत में जहां जहां पर इनका प्रयोग हो रहा था, वहां पर जो बस्तियां बसाई गई थी उसको हमने क्या बोला है, ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के नाम से जाना। ठीक है, और यहाँ पर यही बताता है राइटर कि अगर हम पूरे इंडिया के मैप को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और फिर दक्षिण पूर्वी भारत में ये पाई गई। ओके, अब देखिए लोकेशन इस मैप पर देखिए थोड़ा सा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बोल रहा है साउथ ईस्ट राजस्थान। राजस्थान का कौन सा वाला हिस्सा, दक्षिण पूर्वी
पूर्वी राजस्थान। ओके, तो ये रहा हमारा राजस्थान और इसका ये रहा दक्षिण वाला और ये रहा पूर्वी वाला, यानी यहाँ कहीं हमें इसकी लोकेशन दिखाई देती है। दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, यानी ये रहा हमारा एमपी। एमपी का कौन सा वाला पार्ट? वेस्टर्न वाला पार्ट है जहाँ पर हमें ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है पश्चिमी महाराष्ट्र। नीचे देखिए ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो स्टेट है इसका वेस्टर्न वाला पार्ट है जहाँ पर हमें ये स्थिति बनते हुए दिखाई देती है। एंड द लास्ट वन जिसको बोल रहा है दक्षिण पूर्वी भारत। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर कुछ ऐसी लोकेशन है दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में जहाँ पर छोटे छोटे हमें ताम्र पाषाणिक बस्तियों के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे अभी तक हम सारी लोकेशन ट्रेस करते हुए आ रहे थे, सबसे पहले हमने देखा हमारे पैलियोलिथिक या पुरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे, फिर मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे, फिर नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ गए और अब हमने जाना कि चालकोलिथिक या फिर ताम्रपाषाण काल के लोग कहाँ रहा करते थे। तो हमें पता लगता है कि चालकोलिथिक जो लोग हैं उनका बेसिकली ये लोकेशन था, कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब इसमें भी कौन सा? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा, ठीक है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला हिस्सा, ठीक है, और महाराष्ट्र का भी पश्चिमी वाला हिस्सा। ये पूरा मिला दो तो इसको हम चालकोलिथिक कल्चर कहते हैं। वन बाय वन हम इन सारे कल्चर्स और इनके नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बस्तियां हमें दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से भी मिलते हुए दिखाई देती हैं। तो बस इसको दिमाग में सेट कर लेना है। लोकेशन जितना ज़्यादा आपका क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि राजस्थान में जब हमने खुदाई की और हमें कॉपर और स्टोन टूल साथ में मिलते हुए दिखाई दिए, जिसको हमने चालकोलिथिक कहा टाइम पीरियड, तो यहाँ पर बता रहा है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला जो हिस्सा है यहाँ के बारे में बात कर रहा है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हमें कहाँ कहाँ पर ये संस्कृति दिख रही है। तो यहाँ दो पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, ये है आहाड़ और दूसरा है गिलुंद। अब आपको जैसे मन करना है आप याद करिए। अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं यानी मल्टीपल रिवीजन अगर आप देते हैं तो ये खुद ब खुद आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो आहाड़ और गिलुंद। और अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि भाई ये नाम याद नहीं हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए, ए जी करके। ठीक है, ए से आहाड़, जी से गिलुंद। तो हमें पता लगता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो ऐसे लोकेशंस हमें मिलते हैं, एक जिसको बोला गया आहाड़, दूसरा जिसको बोला गया गिलुंद। ये पूरा स्थल कहां पर हमें दिखाई देता है? बनास घाटी में, यानी एक वैली है, यहां पर एक हमें घाटी दिखाई देती है, उसका नाम था बनास वैली, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा चालकोलिथिक कल्चर पूछा जाता है तो उसमें बनास कल्चर, जोरवे के बारे में पूछा जाता है, कायत के बारे में, एरण के बारे में। तो बच्चे ना वहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। बेसिकली ये बोल रहा है कि राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर हमें एक वैली दिखाई देती है जिसका नाम है बनास घाटी, और इसी वैली में हमें दो लोकेशंस दिखाई देती हैं, एक जिसका नाम है आहाड़, दूसरा गिलुंद। तो आहाड़ और गिलुंद इस बनास घाटी में है और आहाड़ और गिलुंद में क्या हो रहा है? तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग हो रहा है। तो इसको बोल रहे हैं हम ताम पाषाणिक बस्तियां। क्योंकि ये बनास घाटी में है इस वजह से इस पूरे कल्चर को जो हमें आहाड़ या गिलुंद में दिखाई देता है, इस पूरे कल्चर को बनास संस्कृति कहते हैं। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा इसको क्या बोलते हैं हम? बनास संस्कृति कहते हैं। एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है। ताम्रवती मतलब यहां पर हमें पता लगता है कि तांबे का इतना ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि तांबे की इतनी धातु मिलती है कि इसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज भी आप देखते हैं राजस्थान में ये मेटल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर है राजस्थान इन मेटल के कंटेक्स्ट में। तो बोल रहा है कि जो आहाड़ है ना इसे ताम्रवती भी कहते हैं। यह मकान पत्थर की चार दीवारी से घिरे मिले हैं। और आहाड़ में हमें एक और डेटा मिलता है कि यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं ना उसको चारों ओर से घेरा गया, बाउंड्री हमें दिखते हुए दिखाई देती है। अब आप बोलेंगे जी ये बाउंड्री का हमको पढ़ने का क्या मतलब है? हम एक नए कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, अब हम स्टोन एज पर ही चल रहे हैं, लेकिन स्टोन के साथ पहली बार मेटल का यूज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस को भी ऑब्जर्व करना होगा कि जो ताम्रपाषाण संस्कृति है इसमें क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें दिखाई देते हैं। यह अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। भाई बहुत सारे हमें लोकेशंस दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा है कि ये जो आहाड़ है ना ये बाकियों से
कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर लाल काले लेप के मृदभांड पर सफेद रंग की चित्रकारी की हुई मिलती है, यानी यहाँ की जो पोट्री है, यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिलेंगे वो बाकी संस्कृति में मिलने वाले मिट्टी के बर्तन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पर लाल और काले लेप यानी लाल और काले रंग के लेप से सजा हुआ हमें क्या मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिसमें सफेद रंग की क्या की गई है, सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। ठीक है, वहीं एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, गिलुंद। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। गिलुंद में हमें छोटे छोटे क्या मिलते हैं, टुकड़े मिलते हुए दिखाई देते हैं, किसके, कॉपर के। ओके, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, सबसे पहले हमने जाना कि कौन कौन सी लोकेशन है चालकोलिथिक टाइम पीरियड की, तो बिल्कुल ईजी है, फटाफट ड्रॉ कर लोगे आप लोग मैप पे। कभी भी कोई बोलेगा आप फटाक से बोलोगे कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, और इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी भारत में भी कुछ हमें ऐसे बस्तियां मिलते हुए दिखाई दी हैं। एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि सबसे पहले हम राजस्थान को कवर करते हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास घाटी है, वहां पर 2 लोकेशंस है, अहाड़ और गिलुंद, और इस वजह से इस संस्कृति को क्या बोल रहे हैं हम, बनास संस्कृति, क्योंकि बनास में है। अहाड़ के हमने कुछ फैक्चुअल डेटा स्टडी किए, गिलुंद के हमने कुछ फैक्चुअल डेटा स्टडी किया, बस इतना आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो ये बेसिकली लोकेशन यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोकेशन आपको ध्यान रखना है। ये रहा आपका अहाड़, ये रहा आपका गिलुंद, ये देख सकते हैं आपका अहाड़, और ये रहा आपका गिलुंद। तो जो बनास वैली है ना, यहीं पर हमें दिखाई देता है अहाड़ और गिलुंद, और इस वजह से इसे बनास संस्कृति कहते हैं, क्योंकि ये इस नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट किसकी बात कर रहा है, अगला जो हमें कल्चर दिखा, एक्चुअली ये काफ़ी लाइट हो रहा है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड, अभी दिख रहा है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश। ओके, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, अभी आपने कौन सा देखा, राजस्थान वाला लोकेशन कवर किया। अब हम कौन सा लोकेशन कवर करेंगे, वेस्टर्न एमपी वाला। तो यहाँ पर मालवा, कायथ, एरण, नवदा टोली, ये 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिखाई देती है। अब इनको भी आपको याद कर लेना है। राजस्थान वाला क्या, ए और जी, ओके, ए जी करके हमने याद करा था, अहाड़ और गिलुंद हो गया। अब इसको आप जैसे याद करो, मेरा तो यही कहना है कि ट्रिक से अच्छा क्या होता है, आप मल्टीपल रिवीजन दीजिए, जितना रिवीजन देंगे खुद ब खुद लर्न होता जाएगा। तो मालवा, कायथ, एरण, नवदा टोली, ये इंपॉर्टेंट स्थल दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं नवदा टोली, महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें ताम्र पाषाणिक स्थल दिखाई देता है जिसका नाम है नवदा टोली। कहाँ पर सिचुएटेड है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। तो ये सब हमें इस संस्कृति में दिखाई दे रहा है कि देखो ये लोग जो है, जो आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो नवदा टोली लोकेशन दिखाई देता है, यहाँ पर लोग किस तरह के घरों का प्रयोग कर रहे हैं, चौकोर वृत्ताकार जो घर है वो बना रहे हैं। यहाँ लाल काले मृदभांड पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण होते हुए मिलते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी हमें दिखाई देते हैं चालकोलिथिक साइट्स, वहां पर हमें यही दिखाई देता है, लाल काले मृदभांड और उस पर ज्यामितीय आकृतियां। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये इसका स्पेसिफिक है पोट्री, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका अभी जो हमने डिस्कस किया था, ये रहा आपका राजस्थान वाला हिस्सा, ये रहा आपका वेस्टर्न एमपी वाला पार्ट, ये रहा आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा। ठीक है, इस वाले को आप क्या बोलते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, और इसमें हमने केवल अभी किसके बारे में पढ़ा, नवदा टोली, एक लोकेशन के बारे में पढ़ा है। बेसिकली 4 लोकेशन है। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कायथ। कायथ जो है अगली लोकेशन है, इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं। प्राक हड़प्पाई के लक्षण का मतलब है कि हड़प्पा संस्कृति के आने के पहले वाले लक्षण। ठीक है, अब देखो हड़प्पा संस्कृति के पहले का क्या है कि अभी आप पढ़ रहे हैं क्या, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज के बाद से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हमारे इंडिया का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, पहली नगरीय सभ्यता है, उसके आने के तुरंत पहले, मतलब एक नगर बनना है ना, नगर बनने के पहले कुछ डेवलपमेंट होंगे, वो डेवलपमेंट स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे एक स्टेज पे। और ये बोल रहा है कि जो कायथ है
है ना, ये ऐसी ही लोकेशन है वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जहां पर हमें ऐसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जहां पे हड़प्पा संस्कृति के आने के पहले के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी वो डेवलपमेंट का वो स्टेज जो है वो पहुंचते हुए दिख रहा है, कहां से, कायत से। यह हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट जो है हड़प्पा के पैरेलल हमें होते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पे प्राक हड़प्पाई लक्षण, प्राक हड़प्पाई का मतलब आप समझ जाइएगा कि हड़प्पा संस्कृति जो आप आगे पढ़ेंगे, एक अर्बन सिविलाइजेशन, एक नगरीय सभ्यता, उसके आने के पहले वाले जो स्थिति है ना, एक डेवलप स्टेज है, वो हमें कायत में दिखने लग जाता है। नेक्स्ट, मालवा संस्कृति, मालवा कल्चर, यह अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। तो मालवा कल्चर में हमें दिखाई देता है कि पोट्री जो है ना बहुत ही अच्छे लेवल की ये लोग बनाने लग जाते हैं। यानी कि एक तो होता है कि आप मिट्टी का घड़ा बना रहे हो, और एक उसका प्रॉपर देखो कि आप उसमें कितनी ज़्यादा उसके शार्प में क्लैरिटी होती है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र। आपने पढ़ लिया ना बच्चों, ये मध्य प्रदेश वाला, सॉरी जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश का था उसकी चारों लोकेशन हमने पढ़ लिया। नवदा टोली, कायत है, एरन है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी कुछ हमें लोकेशंस दिखाई देती है। कौन कौन सी? इसके प्रमुख स्थल हैं अहमदनगर जिले में, अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमें दिखाई देता है जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, और हमें क्या दिखाई देता है, इनाम गांव दिखाई देता है। ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा बनास संस्कृति किधर है, तो इमीडिएट आपको क्लिक होगा किधर है बनास संस्कृति, राजस्थान। राजस्थान में कहां पर है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बताइए कायत संस्कृति किधर है, तो तुरंत क्लिक करेगा। और वेस्टर्न मध्य प्रदेश वाले पार्ट में आपसे पूछा जाएगा बताइए ये जो नेक्स्ट संस्कृति जिसको आप बोल रहे हैं जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से जोरवे संस्कृति का संबंध दिखाई देता है। इनमें दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि जितने भी हमें लोकेशंस दिखाई देती है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, इसमें दैमाबाद जो है वो सबसे बड़ा स्थल दिखाई देता है। यानी सबसे बड़ी लोकेशन कौन सी है? दैमाबाद है। आगे बढ़ जाते हैं, जोरवे संस्कृति में मृतक को कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के एविडेंसेस मिले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट जो है ना ये आप अच्छे से याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में काम आएगा। ओके, तो बोल रहे हैं कि जो जोरवे कल्चर है, देखो हर एक है तो ये सारे चालकोलिथिक संस्कृति या फिर ताम्रपाषाणिक संस्कृति ही है, लेकिन इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में भी यहाँ पर ये बता रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है। इस वाले पार्ट में कुछ ऐसे तांबे के टुकड़े मिलते हैं। यहाँ पर हमने देखा जो घर है वो चारों ओर से दीवार से घिरे हुए हैं। इधर वाले पार्ट पर आ जाइए, वेस्टर्न मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो घर बने हुए हैं वो चौकोर या फिर वृत्ताकार बने हुए हमें घर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन है लाल काले ज्यामितीय आकृति वाले हैं। अब आ जाइए वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले पार्ट में, तो बोल रहे हैं कि इसमें हमें एक स्पेसिफिक चीज दिखाई देती है, क्या? जो शवदान प्रक्रिया है ना, मतलब जब शव का जो अंतिम किया जाता है संस्कार, तो उसमें बोल रहा है कि जोरवे संस्कृति में ये वाला जो कल्चर है ना, पूरा कल्चर जिसे जोरवे कल्चर बोल रहे हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में, यहाँ पर हमें दिखाई देता था कि जो मृतक थे, जो मर जाते थे, उनको कलश में रख के उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये जो है ना उत्तर से दक्षिण दिशा, इस पे कभी कभी एक आपका पॉइंट बना के दे देता है प्रीलिम्स में, एक स्टेटमेंट में डाल देगा, 4 स्टेटमेंट है तो एक में डाल देगा उत्तर से दक्षिण। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे ना तो खुद ब खुद ये कवर होता जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा बनास कल्चर, फिर हमने पढ़ा कायत और मालवा कल्चर। मालवा संस्कृति भी इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मालवा प्लेट्यू दिखाई देता है, मालवा का पठार दिखाई देता है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अदरवाइज अपना जो मैंने बोला है ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिए, तो उस एटलस में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिजिकल मैप अगर आप इंडिया का देखते हैं। अब आ गए हम नेक्स्ट किस पे? जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर के बारे में हमने पढ़ा अभी, इसका जो कलश समाधान की प्रक्रिया थी। अब इसके एक एक जो लोकेशंस है ना, स्पेशली इनाम गांव से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनाम गांव के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दे रहा है? ओके, ये कलर ना थोड़ा गड़बड़ हो गया,
ओके इनाम गांव के बारे में क्या बता रहा है, यहाँ चूल्हों सहित कच्ची मिट्टी के बड़े बड़े मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। तो हमें पता लगता है कि जो इनाम गांव है यहाँ पर ऐसे मकान मिल रहे हैं जिसके अंदर में हमें चूल्हे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं, यानी गड्ढे बनाए हुए हमें काफी सारे मकान मिलते हैं, ठीक है। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इवन आप लोग इस पे स्टार लगा लेंगे जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में एक स्पेसिफिक पॉइंट हमें क्या दिखाई देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनके जो घर थे, हम देखते हैं एक दो एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें तो हमें ऑलमोस्ट दिखाई देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स थे, जितने भी स्थल थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उनकी किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी मतलब चारों ओर से वो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे रहते थे। साइट्स का मतलब एक पूरा का पूरा जो शहर है वो ऊंची दीवारों से घिरा रहता था, उसको बोलते थे किलाबंद करना, ठीक है। तो देखो एविडेंसेस कैसे मिल रहे हैं, आगे आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन उसके पहले ही जो चालकोलिथिक है यहाँ पर हमें इस तरह के साइंस दिखने लग गए। तो हमें पता लगता है कि जो इनाम गांव है ना, यहाँ ये जो पूरी बस्ती थी किलाबंद थी, यानी इनको कुछ ऐसा लगा होगा खतरा किसी भी तरीके का, तो इन्होंने अपनी पूरी बस्ती के चारों ऊंचे ऊंचे किले खड़े कर दिए थे, यानी दीवार बना ली थी। तो यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। तो इसका मतलब है, देखो किले बनाना, ऊंची दीवार बनाने का मतलब क्या है कि कोई आप पे अटैक करता है तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। खाई बनाने का भी मतलब यही होता है कि कोई अगर आता है तो यहाँ पर गिरने से मतलब अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा है और बीच में खाई आ गई तो क्या होगा, खाई आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ शिल्पी लोग पश्चिमी छोर, जबकि सरदार लोग केंद्र स्थल में रहते थे। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक समाज की एक जो जटिलता है वो आनी चालू हो रही है, और ये जटिलता आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में और अच्छे से दिखाई देगी। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं, चाहे हम बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो आपको वहाँ पे दो स्थल दिखाई देते हैं, ठीक है। एक जिसमें बोलते हैं ऊंचा स्थल, एक निचला स्थल, ठीक है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सामाजिक जटिलता है, यानी कि अभी स्टोन एज जब चल रहा था तब तक कुछ ऊंच नीच नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सामाजिक जटिलता आ रही है। जो पावरफुल लोग होंगे, जो थोड़े से हमें सुपीरियर टाइप के दिखाई देंगे, वो लोग अपना एक अलग स्थान बनाएंगे, थोड़े से लोग अलग स्थान में रहेंगे, यानी सामाजिक जटिलता घर करने लग जाएगी। तो यहाँ पे यही बता रहे कि जो शिल्पी लोग होते थे, शिल्पी लोग जो अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाते थे, वो लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। कहाँ पे, इनाम गाँव में। तो इनाम गाँव में वेस्टर्न पार्ट में शिल्पी लोग रहते थे, जबकि सरदार जो बड़े लोग थे वो केंद्र वाले हिस्से में रहा करते थे। तो सामाजिक जटिलता प्रॉपरली दिखाई देने लग गई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, बस ये लोकेशन दिखा रखा है इनाम गांव का, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। वैसे सारे ही लोकेशन जो है आपको मैप पर मिल जाएंगे, तो प्लीज कोशिश करिए एक ब्लैंक मैप लेंगे, एक कोई भी इंडिया का ब्लैंक मैप लीजिए। ब्लैंक मतलब केवल उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री खींची हो, और आप लोग खुद लोकेशन जो है वो ड्रॉ करना चालू करिए। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद ब खुद सारी लोकेशंस याद हो जाएंगी, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप मेंस में मतलब आंसर राइटिंग करते हैं, वहां पर बहुत हेल्प होती है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जीवन शैली। अब देखो ये तो आपने पढ़ा क्या, इस कल्चर की लोकेशन पढ़ी कि ये लोग रहते कहाँ कहाँ थे, ठीक है। तो आपने देख लिया, अभी ध्यान रहेगा ना, सभी ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ध्यान रहेगा, बिल्कुल कभी बोले ना कोई भी चालकोलिथिक कल्चर के लोग, इमीडिएट पेन उठाना है और फटाफट ड्रॉ कर देना है कौन से वाले पार्ट पे रहते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से पे कौन से वाले पार्ट पे रहते हैं, वेस्टर्न मध्य प्रदेश वाले पार्ट पे रहते हैं, कौन से वाले पार्ट पे रहते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले पार्ट पे रहते हैं। इनकी लोकेशन आप इजीली फटाफट बता देंगे। इसको बनास संस्कृति कहते हैं, इसको जोरवे संस्कृति कहते हैं, इसको मालवा या फिर बोल सकते हैं कायत संस्कृति कहते हैं। तो इन कल्चर्स की लोकेशन और कुछ कुछ जो हमें अलग से फैक्ट दिखते हैं, चाहे पोट्री को लेकर, चाहे घरों को लेकर, चाहे फिर शवाधान प्रक्रिया को लेकर, वो थोड़ा सा आपको लर्न कर लेना है। और ये कैसे याद होगा, कोई भी बच्चा पैनिक नहीं करेगा, अरे यार इतने सारे फैक्ट आते जा रहे हैं। तो देखो जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए, और मैं यही बोलूँगी कि देखो क्लास एंड होने के बाद एक बार आप बुक रीडिंग जरूर लगा लिया करिए। लेकिन जो क्लास का होता है ना, ये कई बच्चों के मैंने ऐसे मैसेजेस देखे, मैम नोट्स कैसे बनाए, मैम नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। तो देखो ऐसा स्पेसिफिक यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं आपको ऑलरेडी नोट्स बना कर दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको कैसे नोट्स बनाना है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो वर्ड टू वर्ड इस तरह से लिख कर याद करना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई
मुझे जो स्पेस है वो कम घेरना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लिया करिए। अब जीवन शैली लिखा कि चालकोलिथिक कल्चर, आपने ऊपर हेडिंग डाला, हेडिंग डालने के बाद इनका जीवन शैली लिखा और जीवन शैली के चारों ओर आपने ऐसे पॉइंटर्स बना दिए कि इनका लाइफस्टाइल ये था, इनका लाइफस्टाइल ये था, इनका लाइफस्टाइल ये था। एक ही जगह पर आपका कवर हो गया, ठीक है। तो कभी भी चालकोलिथिक कल्चर के बारे में पूछेगा तो आप इमीडिएट बता देंगे कि इनकी लाइफस्टाइल कैसे हुआ करती थी, ठीक है। तो वो अब आपके ऊपर है, आपको ऐसे बनाने हैं नोट्स, आप ऐसे बनाइए। आपको सिनॉप्सिस फॉर्म में बनाना है वो बनाइए, उसमें थोड़ी सी चीज़ें ईजी रहती है, स्पेस कम घिरता है, तो एक मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं कि कम पेजेस हमें रिवाइज करने या फिर लर्न करना है। और अच्छा भी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप कभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे एक पेज में ही पूरा कंप्लीट करना है, तो ऐसे में हम इस तरह से डायग्राम के फॉर्म में, सिनॉप्सिस फॉर्म में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कम पॉइंट्स में लिख सकते हैं या रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नोट्स को लेकर, तो बस यही रीज़न। और कई बच्चे बोलते हैं कि मैम लिखवा कर पढ़ाइए, मैं उसका भी बता दूं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लिखवाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा और थोड़ी चीज़ें ना कम हो जाएंगी, शॉर्ट शॉर्ट में करवाना पड़ेगा। तो अगर आप वैसा चाहेंगे मैं वैसा भी करा दूंगी। मेरी कोशिश रहती है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट डिलीवर कर दें, और बस इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखकर मैं ले आई हूँ, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। अभी इनका लाइफस्टाइल कैसा था, वहाँ जाने से पहले जो हमारे पहले जो स्टोन एज के लोग थे उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो आपने देखा था ना, स्टोन एज के लोग जो थे, पाषाण काल के पैलियोलिथिक वाले, वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहे थे? वो जी रहे थे पूरी तरह से आदि मानव वाली जिंदगी, यानी नेचर पर डिपेंड थे, खाद्य संग्राहक और शिकारी के रूप में। मध्य पाषाण काल में हमें दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री, ऑलमोस्ट वही चीज़ें थी। फिर नव पाषाण काल में हमें दिखाई देता है कि ये लोग की लाइफस्टाइल कैसी थी। न्यूलिथिक टाइम पीरियड के जो लोग थे इनकी लाइफस्टाइल कैसी थी? ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, ये लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे, ये लोग परमानेंट सेटलमेंट करते थे। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सभी को क्लियर है? चलो जी अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वाला ध्यान में रखते हुए कि नियोलिथिक के बाद, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण चालू हो रहा है, इस तरह से हमें ऑलमोस्ट एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जो ताम्रपाषाण काल आया, इन लोग का लाइफस्टाइल कैसा था। तो ऑब्वियस जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो तो यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगी। तो ये लोग प्रायः मवेशी पालते थे और खेती करते थे। तो जो नवपाषाण काल के लोग कर रहे थे जानवरों को पालना, ये वो काम कर रहे थे। जो काम वो कर रहे थे खेती करना, वो ये भी करते। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हमें इस टाइम पीरियड पर भी दिखाई देती है। और एग्रीकल्चर किन किन चीज़ों का करते थे? तो अनाज में गेहूँ है, चावल है, इसके अलावा ये बाजरे की भी खेती करते थे। तो गेहूं, चावल, बाजरा, इस तरह के अनाज जो है, मतलब इन अनाजों के अलावा मोटे अनाज भी ये लोग पैदा करते थे। तो शायद ऐसा होगा कि उस समय जानवर थे, जानवरों के लिए भी इस तरह के अनाज बोते होंगे। ये लोग शिल्प कर्म में बहुत ही दक्ष थे। अब शिल्प कर्म का क्या मतलब होता है कि ये लोग अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाना जानते थे। जैसे कि इसी से पता लग जाता है ना कि ये लोग मेटल से और टूल्स बनाने लग गए थे। यानी शिल्प कर्म में दक्ष होंगे, टेक्निकली इतने एडवांस होंगे, तभी तो इन्होंने एक जो नेचर से जो मेटल मिला उसको आप डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, उसको कितने तापमान पर गलाना है, ढालना है और एक औजार का आकार देना है, रूप देना है, वो ये जान चुके थे। यानी ये शिल्प कर्म में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। ये कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे पत्थरों के मनके व गुटिकाएं बनाते थे। तो हमें पता लगता है कि ये इस तरह के कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज, इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं उनका यूज़ करते थे अलग अलग क्या बनाने में? आभूषण बनाने में, ठीक है। ये लोग कताई और बुनाई जानते थे। मतलब देख रहे हो, ये शिल्प कर्म में अच्छे थे, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगेंगे। जैसे ये मेटल टूल्स बनाएंगे, इसके अलावा ये इन तरह के जो भी छोटे छोटे बोल सकते हैं बीड्स होंगे, इनके जेवर बनाएंगे। इसके अलावा ये लोग कताई बुनाई करना जानते हैं, यानी कि अब ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े बनाना ये लोग जानते थे। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती है और इसके एविडेंसेस भी मिलते हैं। काफ़ी सारे हमें तकलियाँ मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में कपास सन की रुई के बने धागे मिलेंगे। यानी ये लोग कपड़े कैसे बनाते हैं? कपड़े तभी बनाते हैं ना जब इनको धागे बनाने आते होंगे। धागे कैसे बनाने आते होंगे? जब इनके पास में कपास होगा। तो एक्चुअली जो महाराष्ट्र वाला लोकेशन है, सॉरी, आज भी हमें दिखाई देता है कि ये वाला जो पार्ट है ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है पेनिनसुला का,
तो यहाँ पे आज भी हमें कपास की खेती दिखाई देती है। तो ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र वाला जो चालकोलिथिक साइट है, यहाँ से हमें कपास, सन की रुई के बने हुए धागे मिलते हैं और उसी का ये लोग प्रयोग करते थे कपड़े बनाने में। तो कपड़े के लिए धागा चाहिए, तकली चाहिए, वो सब जो एविडेंसेस मिल रहे हैं ना, उनसे हमें पता लग रहा है कि ये लोग इस तरह के कपड़े बनाया करते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। शिल्पकर्म में दक्ष थे, इसका मतलब है कि ये लोग प्रतिमाएं भी बना रहे हैं। और ऐसी कई सारी प्रतिमा हमें कहाँ से मिली? इनाम गांव। अब इनाम गांव कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और इनाम गांव है तो पूरा ये ताम्रपाषाण संस्कृति, लेकिन इनाम गांव स्पेसिफिक महाराष्ट्र की किस संस्कृति को दर्शाता है, ये दिखाता है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और मैं सब बच्चों के कमेंट जरूर पढ़ती हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा उसमें आप लोग एक्टिव रहा करिए, वही हमारा एक तरीका है इंटरेक्शन का, ठीक है। मालवा और राजस्थान में मिली वृषभ मूर्तियां। अब देखो मालवा कहाँ है? ये वाला रीजन है मालवा संस्कृति। राजस्थान कहाँ है? जो हमने पढ़ा था बनास संस्कृति वाला। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह की मूर्तियां मिली। वृषभ मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जानवरों की मूर्तियां मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, जो दिखाता है इनका थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट दिखाता है कि ये लोग किस तरह से एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ, मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट था, ये लोग पूरी तरह से धर्म से नहीं दूर थे। अब हल्का हल्का धर्म हमें आते हुए दिखाई देता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में वृषभ की मूर्तियां दिखाई देना, यानी डेफिनेटली वो उसको धार्मिक प्रतीक के रूप में यूज कर रहे हैं, ऐसा हमें पता लगता है, ठीक है। चलो, तो ये था इनका लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस करा, जैसे इनका क्या एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के बारे में डिस्कस करा, इनके जो ये शिल्पकर्म में दक्ष थे उसके बारे में पढ़ा, इनके धर्म के बारे में पढ़ा, क्योंकि इस समय हमें लिखा हुआ तो कुछ मिलता नहीं है और इतने ज़्यादा बहुत एविडेंसेस भी नहीं मिलते, तो जो कुछ भी मिला है हिस्टोरियंस को उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें निकल कर आई है जिसके बारे में पता लगता है। स्पेसिफिक रिलीजन, सोसाइटी, ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते हैं। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। अब इसकी बस्तियों के बारे में बता रहा है। नवपाषाण युग का अंत होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। जैसे ही नियोलिथिक टाइम का एंड हुआ, एंड क्या हुआ? एंड क्या होता है? जब कॉपर का यूज होना चालू हो गया, तो हमने बोला नियोलिथिक टाइम गया, अब स्टोन और कॉपर दोनों का यूज साथ में होगा, उसको बोल रहे हैं चालकोलिथिक। धातुओं में सबसे पहले जिस मेटल का यूज होता है उसका नाम था तांबा। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइटर यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देते हुए फिर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर ये चीजें बता दी। आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर ना थोड़ा सा फंसाया जाता है। कैसे? तकनीकी दृष्टि से, टेक्निकली अगर हम देखें तो ताम्रपाषाणिक अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन काल क्रमानुसार अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज देखें तो हमें पता लगता है कि भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृति बाद में। इस पॉइंट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे समझना है। इधर देखिए, ध्यान से दीजिएगा। ये रहा हमारा पाषाण काल, ठीक है, जब हम पत्थरों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। पाषाण काल के हमने 3 पार्ट्स पढ़े। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा जिसे आपने बोला मध्य पाषाण काल, और तीसरा जिसे आपने बोला नव पाषाण काल। ओके, और आगे बढ़ जाते हैं हम, जहां पर हम पहली बार पत्थर और किसको, तांबे को, यानी एक मेटल, जो पहला मेटल था तांबा, उसको मिलाकर यूज करें, तो इसको आपने क्या बोल दिया? ताम्रपाषाण काल कह दिया। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे जाएंगे। पाषाण काल के बाद जो समय स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में खासियत क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग बहुत ही टेक्निकली एडवांस हो चुके थे। इतने एडवांस हो चुके थे कि वो एक मेटल नहीं बल्कि 2 मेटल को साथ में मिलाकर उसके टूल्स बनाने लग गए थे। कौन सा मेटल? तो तांबे का प्रयोग तो ऑलरेडी हो रहा था। तांबे में वो लोग मिलाएंगे टिन, और इस तांबा और टिन को मिलाकर जो नया मेटल बनेगा उसको क्या बोला गया था? कांसा बोला गया था, ठीक है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कांसे का प्रयोग कर रहे थे, इस वजह से इस सभ्यता को क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, या फिर इसको ब्रॉन्ज एज कहा गया। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टोन एज था ना, अब स्टोन में सबसे पहले तांबा आएगा ना, मतलब मेटल में सबसे पहले तांबा आएगा। तांबा
का ही प्रयोग आगे टिन में मिलाकर किया जाएगा तो क्या आएगा, कांसा आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली तो आप यही बोलोगे ना कि पहले तांबा आया होगा, फिर आगे चल के तांबे में एक नया मेटल टिन मिलाया तो कांसा बना। तो अगर आप देखें तकनीकी रूप से, टेक्निकली, तो हमें पता लगता है कि ताम्र पाषाण काल पहले आना चाहिए और हड़प्पा जहां पर कांसे का प्रयोग हो रहा है वो बाद में होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप ये सीखोगे ना कांसे में टिन मिलाना, मतलब तांबे का पहले आप धातु बनाओगे, फिर इतने एडवांस होगे ना कि आप तांबे में कांसा मिला के फिर तांबे में टिन मिला के उसका कांसा बनाना जान जाओगे। तो टेक्निकली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे साइट्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, अब ऐसे साइट्स का मतलब ये नहीं है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझें, यहाँ पर ही फंसाता है कि भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्र पाषाणिक संस्कृति बाद में आती है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगता है कि पूरे भारत में ऐसा, अब सेम लोकेशन की बात नहीं है, एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हो जाती है कब से, 2700 ईसा पूर्व से। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा बनाना जान चुके थे। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि भारत में कुछ कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर नवपाषाण काल कब आया था। मैंने बोला था कि इंडिया में कई सारी ऐसी साइट्स हैं, स्पेशली दक्षिण भारत की कई सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर नवपाषाण काल काफ़ी लेट आया था। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक भी बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर नवपाषाण काल लेट आया तो वहाँ पर तांबा भी लेट आएगा। ठीक है, जब वहाँ पे तांबा लेट आएगा तो वहाँ पे ताम्रपाषाण काल भी लेट आएगा। तो बस अगर हम एक्चुअली देखें, टेक्निकली देखें, तो पहले तांबा आना चाहिए, फिर तांबे में टिन मिला के कांसा बनाना जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये जो इंडस वैली साइट है ये पहले आ चुकी है। ये लोकेशन जब कार्बन डेटिंग वगैरह किया गया तो पता लगा ये साइट पुरानी है, और कोई और हमें जो तांबा वाली साइट दिखाई दे रही है, ताम्रपाषाण कालिक स्थल दिखाई दे रहा है, वो हमें लेटेस्ट दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? तो उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले ही वो बनाना सीख चुके थे, ये बाद में सीखा, नहीं, ऑलरेडी ये लोग तांबे का प्रयोग जानते थे तभी इन्होंने कांसा बनाया है, लेकिन बस उस पर्टिकुलर लोकेशन में हो सकता है कि ये प्रोसेस स्लो चल रहा हो, कहीं और से सीख चुके हो और ये चीज़ें कहीं और पे एग्जीक्यूट हो गई हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टेक्निकली होना क्या चाहिए था ऐसा, लेकिन इंडिया में अगर हम लोकेशंस को चेक करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कई जगह पर क्रोनोलॉजी वाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स ज़्यादा पुराने हैं कंपेरेटिवली चालकोलिथिक साइट से, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो ज़्यादा पुराने दिखाई देते हैं। किससे? ताम्रपाषाणिक स्थल से। बस यहाँ पर ये पॉइंट बताया था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बोल रहा है ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांश पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो बस ये वो टाइम था जहां पे धीरे धीरे मेटल का यूज होना चालू हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। ये लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के विशाल भागों में फैले हुए थे जहां पर जमीन और नदियां थी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडिया के कौन कौन से पार्ट में फैले हुए थे वो बहुत डिटेल से हमने यहाँ पर जान लिया है। ठीक है, तो ये चालकोलिथिक साइट्स आप सभी को याद रहेगा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वापस वही चीज बता रहा है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 2 पुरा स्थल कौन से हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले पार्ट में कौन से स्थल दिखाई देते हैं, फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन से स्थल दिखाई देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद रख लेना है। पुणे जिले में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दिखाई देते हैं जिनका संबंध चालकोलिथिक साइट से, कौन सा? चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फैक्चुअल डेटा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 3 कल्चर्स के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, एक आपने पढ़ा बनास संस्कृति, दूसरा आपने पढ़ा मालवे संस्कृति और तीसरा आपने पढ़ा जोरवे संस्कृति। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि जो जोरवे संस्कृति था, कहाँ था जोरवे कल्चर? है तीनों ताम्रपाषाणिक या चालकोलिथिक कल्चर, लेकिन ये जो जोरवे संस्कृति वो किसको दिखाता है? महाराष्ट्र वाले रीजन को। तो जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति, ये जो मालवा संस्कृति थी इससे बहुत कुछ ग्रहण किया, लेकिन इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के भी तत्व थे। तो बोल रहे कि जो जोरवे संस्कृति है ना, जब ये डेवलप हो रही थी तो इसने काफ़ी कुछ यहाँ वाला जो मालवा का ताम्रपाषाणिक कल्चर था वहाँ से काफ़ी कुछ अडॉप्ट किया, और इसी के साथ हमें पता लगता है कि दक्षिण में नवपाषाण चल रहा था। अब आप बोलोगे ये क्या हो रहा है? तो जैसा कि मैंने बोला कि नवपाषाण काल दक्षिण भारत में थोड़ा सा लेट आया था, तो जब यहाँ पर जोरवे संस्कृति डेवलप हो रही थी तो इसने मध्य प्रदेश वाले मालवा संस्कृति से भी
काफी कुछ अडॉप्ट किया और दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल ही अभी चल रहा था उससे भी काफी कुछ अडॉप्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां हैं जहां पर बता रहे हैं कि जोरवे संस्कृति की कुछ बस्तियां जैसे इनाम गांव है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, दैमाबाद है, ये नगरीकरण के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि इन साइट्स के अलावा कुछ ऐसे साइट्स भी हैं जो हमें पूर्वी भारत में दिखाई देते हैं। तो कई ताम्रपाषाणिक स्थल चाल्कोलिथिक साइट्स इलाहाबाद जिले के विंध्यन क्षेत्र में भी पाए गए हैं। यहाँ वाला जो है विंध्यन सतपुड़ा वाला रेंज, तो विंध्यन रीजन में भी हमें कई सारे ऐसे चाल्कोलिथिक साइट्स मिले हैं, मतलब वहां पे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहां पर कॉपर और स्टोन का यूज किया जाता है। पूर्वी भारत में आप अगर गंगा वाले रीजन में जाइए, बिहार वाला जो क्षेत्र है, चिरांद के अलावा वर्धमान जिले में, बंगाल के वीरभूमि जिले, बिहार में सिनुआर, सोनपुर और ताराडी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन, ये 4-5 ना लोकेशंस आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जो पूर्वी भारत है वहाँ कहाँ कहाँ पर, पूर्वी भारत में बिहार वाला रीजन हो गया, पूर्वी भारत में वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, वहाँ पर हमें कुछ ऐसे लोकेशंस दिखाई देती है जो किसको दिखाती है, चाल्कोलिथिक साइट्स को दर्शाती हैं। ठीक है, अब इनके औजारों के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो आपको पता है कि ये लोग कॉपर और स्टोन टूल्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनके औजार हैं, कौन से वो पर्टिकुलर औजार थे, किस तरह के वो टूल्स से, उन स्पेसिफिक टूल्स के बारे में बात कर रहा है। तो इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, यानी ये जो स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे वो छोटे पत्थर के औजार और हथियार थे। ठीक है, इनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। इस तरह से फ्लेक टूल्स जो है वो यूज करते थे। दक्षिण भारत में तो प्रस्तर फलक उद्योग बड़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती थी। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत में मिली है। तो ताम्रपाषाण का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका मेटल ही आ गया, स्टोन टूल्स चला गया, नहीं, क्योंकि मेटल का इतने बड़े लेवल पर मिलना, उसका यूज करना थोड़ा सा टफ था। आपको पता है स्पेशली ये जो तांबा है वो हमें राजस्थान से ही मिल रहा है, और देख रहे हो इसी वजह से ये पूरा का पूरा चाल्कोलिथिक कल्चर जो है वो यही ज्यादा फल फूल रहा है। उसका रीजन क्या है कि जहां पर कॉपर मिल रहा है वहीं पर ये फलेगा फूलेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोन टूल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, उसके पैरेलल चलेगा। और स्टोन टूल्स में हमने देखा छोटे फलक फलकी इनका प्रयोग हो रहा है, और कई बस्ती थी जहां पे तांबे की वस्तुएं बहुतायत में मिलती है। तो ताम्रपाषाण कल्चर के जो टूल्स थे वो इस तरह के हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे जो आपको याद रखना है। इस काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृदभांड का प्रयोग करते थे। एक किस्म के बर्तन वाले काले लाल रंग के हैं, इनका प्रयोग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक स्तर पर हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली ये तो पता लग गया ना कि चाल्कोलिथिक साइट, जब हमने पहली बार पढ़ा बनास कल्चर राजस्थान वाले, या फिर हमने पढ़ा मालवा कल्चर मध्य प्रदेश वाले, तो हमें पता लगा कि ये लोग काले लाल मृदभांड का तो प्रयोग करते हैं, ये तो कंफर्म है। तो ये बताता है कि यहाँ पर हमें बहुतायत में काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये चाकों पर बनते थे, जो चाक होता है कुम्हार जिसका प्रयोग करता है उस पर ये बनाए जाते थे, और कभी कभी इनमें सफेद रैखिक आकृतियां बनी रहती थी, यानी कि इस मिट्टी के बर्तन पर ये लोग ज्यामितीय आकृतियां बनाना सीख चुके थे। और वो किससे होते थे? काले लाल मिट्टी के बर्तन, उन पे सफेद रंग से इस तरह की रैखिक आकृतियां खींची जाती थी। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देते हैं। यानी जितने भी आपके चाल्कोलिथिक साइट्स है ना, उन चाल्कोलिथिक साइट्स पर हमें इस तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हुए दिखाई देते हैं। इनके द्वारा टोटी वाले जलपात्र, तश्तरिया और कटोरे भी बनाए जाते थे। टोटी ओके, टोटी वाले जलपात्र का क्या मतलब होता है? मिट्टी का, जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत एडवांस हो चुके हैं, आरओ टाइप के आजकल मिट्टी के घड़े आ रहे हैं, तो वो जो मिट्टी का घड़ा उसमें टोटी लगा रहता था जहाँ से ये लोग पानी निकाल सकते। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि इनके द्वारा टोटी वाले जलपात्र, तश्तरियाँ और कटोरे बनाए जाते थे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित है, जबकि पूर्वी भारत में ऐसे बहुतायत में मृदभांड नहीं मिलते हैं। तो ये स्पेसिफिक यहाँ वाले जो मृदभांड थे ना, ये चित्रित हुआ करते थे, काले लाल चित्रित मृदभांड। लेकिन जो पूर्वी भारत के मृदभांड है वो काले लाल पाए जाते थे, वो बहुत ज्यादा चित्रित नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट, पशुपालन और खेती। यहाँ पर बता रहे हैं ये लोग किस तरह के पशुओं को और खेती को किया करते थे। तो बेसिकली ये लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, इन जानवरों को पालते थे और हिरन का शिकार करते थे। ऊंट के अवशेष भी मिले, क्योंकि ये जिस रीजन से संबंध रखते हैं ना, वो कौन सा वाला रीजन है? राजस्थानी क्षेत्र है ना, तो ये लोग ऊंट के अवशेष भी मिलते हैं, यानी बेसिकली यहाँ पर ऊंट पाया जाता था, उसके एविडेंसेस भी मिलते हैं। सामान्यतः ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। देखो ये वाला जो टर्म है ना, इसको थोड़ा सा अभी आपको याद रखना है कि जो पूरा का पूरा
स्टोन एज है, चाहे पैलियो, चाहे मीजो, चाहे नियो, चाहे चालकोलिथिक, ये सारे लिथिक एरा में ये लोग किससे जानवर से परिचित नहीं थे, कौन से, घोड़े से परिचित नहीं थे। आगे हम घोड़े की चर्चा करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, तो बस ध्यान रखना है कि हमें घोड़े जैसे कोई अस्थिपंजर के अवशेष नहीं मिलते हैं, इनके द्वारा गौमांस खाया जाता था, ऐसा भी हमें राइटर एविडेंस बताता है। अनाज में वही गेहूं, चावल, बाजरा, इस तरह के अनाजों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा मसूर, उड़द, मूंग, इस तरह के दलहन फसलों का भी ये प्रयोग करते थे, क्योंकि रीजन ही वही है ना। ये देख लो, मालवा वाला क्षेत्र हो गया या महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पर दलहनी फसलें होते थे, कपास होते थे, ऊँट के एविडेंसेस दिखाई देंगे। अब इसको आपको रटने का जरूरत नहीं, आप तो ज्योग्राफी थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो खुद ब खुद चीज़ें ये लर्न हो जाएंगी। अच्छा, वो लोकेशन क्या है, उस लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर हमें जानवर मिलेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पर हमें फसलें मिलेंगी। इसके अलावा बोल रहा है कि लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर पाए गए हैं। कहाँ से? नवदा टोली। तो ये जो भी मैं कहानी आपको बता रही हूँ, ये कहाँ से पता लग रहा है? इसके एविडेंसेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी, पता है आपको। रेगुर सॉइल जो है दक्कन वाले रीजन में पाया जा रहा है, तो वहाँ पर कपास होगा। निचले दक्कन में रागी, बाजरा, इस तरह के अनाजों की खेती हो रही है। और पूर्वी भारत वाला जो रीजन था, यहाँ पर हमें अभी हमने पढ़ा था ना वर्धमान वगैरह, तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि ये लोग मछली जो है उनका शिकार करते थे और उसके लिए कांटे बनाए जाते थे मछली को फंसाने के लिए। ठीक है, ये पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ये पकी हुई ईंटों से परिचित नहीं थे। पकी हुई ईंटें हमें कब बनते हुए दिखाई देंगी? इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में पकी ईंटों का पहली बार प्रयोग होगा। तो ये थोड़ा सा जो है ना, एक दो डेटा इस पर स्टार बना लो कि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, आगे हमें दिखेगा। प्रायः पकी ईंटों का इस्तेमाल कभी कभी होता था, जैसे गिलुंद में हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। अब गिलुंद में कुछ एविडेंसेस मिले हैं क्योंकि भाई बाद में यही सभी साइट्स जो हैं वो डेवलप होके क्या बन जाएंगे? हड़प्पन साइट्स में कन्वर्ट होंगे। तो बेसिकली थोड़े थोड़े एविडेंसेस मिलने चालू हो जाते हैं। घर पर गीली मिट्टी थोपकर कच्ची ईंटों से ये लोग घर को बनाया करते थे और उस पर छप्पर दिया करते थे। आहार के लोग जो है वो पत्थर के घरों में रहा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य हमें दिखाई देते हैं। अभी मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, किसमें? आर्ट में, आर्ट और क्राफ्ट में। तो हमें पता लगता है कि ये लोग अलग अलग तरह से शिल्प कलाओं का प्रयोग करते थे। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही यहाँ पे रिपीट किया गया है। शव संस्कार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वैसे तो हमने अभी जाना था थोड़ी देर पहले इनाम गांव के बारे में, लेकिन अगर पूरे के पूरे हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति की बात करें, पूरे के पूरे चालकोलिथिक एरा के शव पद्धति के बारे में बात करें, तो इनके शव संस्कार और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। एग्जैक्ट एविडेंसेस तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें छोटे छोटे जो है ऐसे चीजें दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दफनाया करते थे, फर्श के नीचे। ये हमने ध्यान रखा है। और महाराष्ट्र में किस जगह पर, अभी हमने थोड़ा सा देखा था, तो कमेंट सेक्शन में आप वो बताएंगे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं हुआ करते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जो जाहिर है बता रहा था कि अब यहाँ पर थोड़ा सा वो आ चुका था सिस्टम कि परलोक जाओगे तो परलोक में तुम मतलब जो इनके साथ रख दोगे वही परलोक में जाने वाला है। जैसे आज भी आप देखते हो ना, स्पेशली क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया है उस हिंदू कल्चर के बारे में। तो क्या होता है, 13वीं जैसा जो फंक्शन होता है उसमें सब कुछ दिया जाता है, एक चारपाई से लेके छाते से लेके सब कुछ, कपड़ा, ये सब क्या है कि हम दान देंगे और ये जाके उसका प्रयोग जो है हमारे जो भी है पूर्वज हैं वो जाके करने वाले जहाँ पर वो पहुँचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये चीज़ें भी इंडियन सोसाइटी में आ रही हैं धीरे धीरे, कि जो उनकी कब्र है उनसे हमें इस तरह के एविडेंसेस मिलने चालू हो गए हैं। ठीक है, कि वो लोग जब जहाँ पर जाएंगे परलोक में, वहाँ पर मृतक इनका प्रयोग करेंगे। तो शवाधान प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो चुकी थी, जिसमें कलश शवाधान की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ वस्तुएं भी मिलनी चालू हो गई थी। हालांकि अलग अलग कब्रिस्तान जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई देते हैं उस प्रकार के यहाँ पर नहीं दिखते हैं। मृण मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनकी शिल्पकला को दिखा रहा था। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि जो आपकी गॉडेस थी, जो माता देवी थी, उनकी ये लोग पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थी। तो इस तरह के काफी सारे हमें मूर्तियां मिलती थी। हालांकि ये जो मूर्तियां होंगी ना, वो इतनी ज्यादा
मतलब इसमें आपको कला का वो एक बोल सकते हैं ना कि परिपक्व स्थिति नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ स्टार्ट जो है वो यहाँ से हमें बनते हुए दिखाई देता है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में आप कला की परिपक्व स्थिति देखेंगे। मालवा और राजस्थान में रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्ति का, जैसा मैंने बोला कि वृषभ मूर्ति भी मिलती है, जिससे पता लगता है कि ये लोग वृषभ की भी पूजा किया करते थे। यानी ये छोटे छोटे एविडेंसेस मिल रहे हैं। देखो सिंबल्स ज़्यादा उसी की बनाई जाएगी जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे अभी आप हिंदू फैमिली में जाओ या फिर किसी मुस्लिम या फिर सिख या फिर क्रिश्चियन या फिर और जो भी अलग अलग पंथों को फॉलो करते हैं, अगर आप वहाँ पर जाइए तो उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे क्या मिल जाएंगे, सिंबल्स मिल जाएंगे, है ना। किसी का कोई धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, किसी के कोई धार्मिक सिंबल्स हो जाएंगे, वो हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इनकी संख्या ना बहुत ज़्यादा होती है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही एक स्पेसिफिक मूर्तियाँ बन रही हैं, चाहे वृषभ की चाहे महिलाओं की। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं इनके धर्म को दर्शा रहा है, ठीक है, उनसे जुड़ाव को दर्शा रहा है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि से पता चलता है कि ताम्र पाषाणिक समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ताम्र पाषाणिक कल्चर में कुछ ऐसे साइट्स भी मिले हैं जहां पर जो मुखिया लोग हैं वो एक स्थान केंद्रीय स्थल पर रह रहे हैं, जो शिल्पी लोग हैं वो पश्चिमी स्थल पर रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा शवाधान प्रक्रिया कि जब शवाधान हो रहा है तो उसमें कुछ वस्तुएं रखी जा रही हैं। अब वस्तु पे भी डिपेंड करता है ना कि आप कितने ज़्यादा प्रॉस्पर हैं, जितने रिच हैं आप उस हिसाब से उसमें वस्तुएं डालेंगे। यानी ये दिखा रहा है कि समाज में जटिलता आ रही है। जो अब तक हम खाने पहनने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, सर्वाइव करने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे, अब हम किस स्टेज पे आ चुके हैं कि ऊंच नीच वाली जो स्ट्रक्चर है, जो जटिलता है वो हमारे समाज में दिखेगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पे रहते थे। ये दिखा रहा है वहां पे किस तरह से जटिलता आ रही है कि इनाम गांव का जो लोकेशन है वहां पर हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि पश्चिम छोर पे पंसारी या शिल्पी लोग रह रहे हैं, केंद्र में बड़े लोग रह रहे हैं। कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों के हार जैसे होता है ना कि भाई आभूषण उसके गले में दिखाई दे रहा है, और कुछ जो है वो ऐसे नहीं है। यानी ये क्या दिखा रहा है, सोसाइटी का एक वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है जो जटिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ताम्र पाषाणिक अवस्था का महत्व क्या है, जो चालकोलिथिक साइट्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर बताता है राइटर, जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रायः देश भर में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। तो अगर आप जलोढ़ मिट्टी, ये वाला जो गंगा वाला जो रीजन है या फिर ये जो दोआबीय क्षेत्र है ना, चाहे हम बात करें गंगा यमुना दोआब हो गया या फिर यहाँ पर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, उसका जो जलोढ़ वाला रीजन है, अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी सभी जगह पर हमें क्या दिखाई देते हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट चालकोलिथिक साइट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इनके द्वारा अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए जाते थे। तो ये लोग कहाँ पर रहते थे, तो बोल रहा है कि ये जो भी हमारे तटीय क्षेत्र थे, जो भी हमारे नदी घाटी वाले रीजन थे, वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनसे कम दूरी पर ये बसाए जाते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे, इसी वजह से तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, चालकोलिथिक कल्चर बोल रहे हैं। तो इनको ये सारी चीजें आती थी। लेकिन मध्य गंगा क्षेत्र में तांबे के औजार बहुत कम दिखाई देते हैं, जबकि पश्चिमी और मध्य भारत की संस्कृतियों में अधिकांश मिले हैं। तो जो हमें एविडेंसेस मिले ना, उनके बेसिस पे हमें पता लगता है कि जो जलोढ़ वाला रीजन है, चाहे मध्य गंगा वाला, चाहे ये जो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी का जलोढ़ रीजन है, वहां पर हमें ये नहीं मिलता है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृत भांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वही थे। यानी सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से शुरुआत होती है चित्रित मृत भांडों की, तो भाई नवपाषाण काल तक तो मिट्टी के बर्तन सबसे पहले नवपाषाण काल में बनाए गए। अब इस मिट्टी के बर्तन पे चित्रकला कहाँ से स्टार्ट होगी, ताम्रपाषाण काल में चालू होगी। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन के बाद ही उसमें कोई नई चीजें ऐड की जाएंगी ना। ताम्रपाषाण संस्कृति की कुछ दुर्बलताएं भी हैं, कुछ वीक पॉइंट्स भी है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एनालिसिस के लिए काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये लोग मवेशी पालते थे, उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे, ठीक है। इनके द्वारा पशुपालन मांस के लिए किया जाता था, दूध पीने के लिए या घी बनाने के लिए ये उनको दूहते नहीं थे। तो इनकी एक ये चीज़ हमें दिखाई देती कि ये जो जानवरों को रखते थे ना, बेसिकली आंगन में बांध कर रखते थे, और ये केवल उसका मांस, अब मांस के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या इसका, अब बोलोगे क्या वीकनेस है। अब ये जानवरों को काटते ही रहेंगे, अगर
जानवरों को काटते नहीं, उनके दूध, घी, दही इनका प्रयोग करते, ठीक है। और जानवरों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती रहती, तो उन जानवरों का प्रयोग किस में हो सकता था? खेती में हो सकता था। खेती बढ़ती, एग्रीकल्चर बढ़ता, एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ता, कृषि अधिशेष बढ़ता, तो धीरे धीरे क्या हो जाता? डेवलपमेंट आ जाता, विकास होता है ना, विकसित स्थिति में पहुंचते। लेकिन ये लोग ज्यादातर उसका प्रयोग मांस के लिए करते थे, ठीक है। और इनका मानना था कि जो जानवरों का दूध है वो उसके बच्चे के लिए ही है, ठीक है। बस्तर के गोंड मानते थे कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए ही है, इसे हम नहीं पी सकते। अतः ये लोग पशुओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाए जितना इन्हें उठाना था, ठीक है। पश्चिम भारत में काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में ये लोग रहते थे, जहां गहन और विस्तृत पैमाने पे खेती नहीं कर पाए। तो इनके वीक पॉइंट में एक तो ये दिखाया कि जानवरों का ये प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे थे। दूसरा दिखा रहे हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर वाइज दूसरा पॉइंट देखें तो हमें पता लगता है कि ये कौन सी जगह पर रह रहे हैं। ये वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में रह रहे हैं, ये जलोढ़ क्षेत्र में रह ही नहीं रहे। अगर ये गंगा यमुना दोआब या फिर यहाँ पर महानदी कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी वाले रीजन में रहते तो ये लोग अच्छे से वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाते ना, एग्रीकल्चर सरप्लस में पहुंचता। लेकिन ये किस रीजन में रहते हैं? तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पश्चिम भारत वाला जो काली कपास मिट्टी वाला क्षेत्र है वहां पर रहते हैं। वहां पर ये गहन खेती नहीं कर पाए। इन स्थलों में ना हल ना फावड़ा पाया गया, यानी कि ये लोग वहां पे अच्छे, मतलब एक जो होता है ना प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर, वो नहीं वहां पर डेवलप कर पाए। अगर होता, अगर ये गहन खेती करते तो ऑब्वियस है वहां पे क्या बोलते हैं, जुताई वगैरह के लिए वो इस तरह के औजारों का प्रयोग करते, जिसके एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। ये अपनी जमीन खोदने वाले डंडों में पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे, जिससे केवल झूम खेती ही कर पाते थे। यानी ये लोग क्या करते थे, एक डंडा लिया, डंडे में पत्थर का एक ऐसा करके वो बना देते थे, छल्ला टाइप का, और उस डंडे से इस तरह से जमीन पे मारते थे। मारने से वहां पे जुताई हो जाती थी और फिर वहां पर ये लोग अनाज पैदावार करते थे। और ये एक जगह करते थे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो बेसिकली झूम खेती वाला जो प्रोसेस है ना, वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। एक प्रॉपर वे में जो एग्रीकल्चर है, हलों का प्रयोग करके जुताई करना, वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता। और ये इनका वीक पॉइंट था, अदरवाइज ये और ज्यादा डेवलप हो जाते, जो कि आगे हमें हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देती है। काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती करने के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग की आवश्यकता थी। लेकिन लोहे के धातु तो ये जानते नहीं है भाई, जितनी ज्यादा मिट्टी कठोर होगी उसके लिए धातु भी ठोस चाहिए ना। लेकिन इनके पास ठोस धातु तो थी नहीं। ये लोग किसका प्रयोग करना जानते थे? तांबे का, पत्थरों का। तो इस वजह से भी इसका इन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाया। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्रपाषाणिक लोगों की भी यही कठिनाई थी। तो यहाँ पर कौन सा लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो वहां पर वो खेती के लिए हमें उपजाऊ नहीं दिखाई दे रहा है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। अब देखो यहाँ पर यही वीक पॉइंट दिखा रहा है कि क्या ये अनाज उपजाना जानते थे, ठीक है, पशुपालन जानते थे, लेकिन ये ना तो पशुओं का प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं उसके खाद्य सामग्री के रूप में, या फिर ना पशुओं का यूज कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर में प्रॉपर, क्योंकि ये उसको काट के खा जा रहे हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। दूसरा, एग्रीकल्चर लेवल पर भी हमें ये जो है वीक पॉइंट दिखाई देते हैं। फिर लास्ट में बोल रहा है कि इस समय में हमें पता लगता है कि बच्चों के मरने की दर ऊंची थी। ये दर्शाता है, यानी जितने ज्यादा बच्चों के हमें शवों के अवशेष मिले, वो दर्शाता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा अनाज नहीं था, भूखमरी टाइप की स्थिति थी, पोषाहार की कमी थी, चिकित्सा ज्ञान का अभाव था, महामारी का प्रकोप, ये सारे रीजन हो सकते हैं। और हमें कैसे पता लगा? जो स्केलेटन्स मिल रहे हैं ना, वो उसमें ज्यादा छोटे बच्चों के दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कम उम्र में ही बच्चों की मृत्यु ज्यादा हो रही है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, ठीक है। यह संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर ही खड़ी रही। तो अभी तक हमें इंडिया में कोई नगरीय सभ्यता आते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जो आगे दिखेगी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध था। भले आप इसे ताम्रपाषाण काल कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि तांबा भरपूर, क्योंकि एक तो इंडिया में कहाँ, वही आपका राजस्थान ले दे के वहां से बड़ी मात्रा में तांबा मिल रहा है, तो धातु के रूप में तांबा बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं हो रहा था। और या फिर आप बोलोगे आज के कंटेक्स्ट में तांबे के धातु, अगर हम उस समय के देखें तांबे के औजार, तो बहुत ज्यादा तांबे के औजार हमें मिलते हुए नहीं दिखाई देते। तांबे का बना औजार लचीला होता था, और ये लोग तांबे को में टिन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो आगे जानेंगे कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और वो उसी का प्रयोग करके एग्रीकल्चर सरप्लस में करेंगे और एक नगरीय सभ्यता में खुद को बदल लेंगे। तो इनके पास में मेटल तो था, डेफिनेटली वो उसका यूज कर सकते थे एग्रीकल्चर में, लेकिन एक तो जिस रीजन में रह रहे थे वो ठोस मिट्टी वाले क्षेत्र, दूसरा ये कि जिस मेटल का ये यूज कर रहे थे वो मेटल अपने आप में थोड़ा वीक, और इनके पास में अभी वो वाला टेक्नोलॉजी नहीं आया था कि तांबे में टिन मिला दे और नया धातु बना दे, जो इनके बाद के लोग बनाएंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इनकी स्थिति कमजोर हमें दिखाई देती है। कांसे के औजारों का प्रयोग कर ही
क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में प्राचीनतम सभ्यताओं में बड़ी बड़ी विकास की स्थिति दिखाई दी। अब ये सब तो आप आगे पढ़ेंगे, जो हमारा अगला सेशन आएगा कि हमारे देश में जो पहली नगरीय सभ्यता विकसित होती है जिसको आप बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल हमें दिखाई देती है अफ्रीका में नाइल नदी के पास में कौन सी, मिस्र की सभ्यता, यूफ्रेट और टिग्रिस नदी के पास में आपको मेसोपोटामिया सभ्यता, हुआंगो रिवर के पास आपको चीन की सभ्यता। ये सारी विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताएं हैं, ठीक है। सबसे पुरानी जो क्या बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन है उसको वो डिनोट करती है, और वो बोल रहा है कि ये नगरीय सभ्यताएं कब बनने चालू हुई, जब ये लोग जो थे वो तांबे में टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग करना जान चुके थे। तो अगर चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड या इस कल्चर के लोग भी ये गुण जानते तो डेफिनेटली ये भी एक बड़े सिविलाइज्ड हो सकते थे, सिविलाइजेशन में खुद को कन्वर्ट कर सकते थे। इस युग के लोग लिखने की कला भी नहीं जानते थे, तो अभी तक लिखावट नहीं आई है। लिखावट कब आएगी, वो आएगी अगले सेशन में, जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और देखो आपको क्या करना है ना, बस चीज़ों को एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, और लास्ट में ना इसका थोड़ा सा आपको पॉइंट्स बना लेना है। जैसे कि सबसे पहले जो आपने पढ़ा चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड के, या चाल्कोलिथिक एज, या फिर जिसको आप बोल रहे हैं, सॉरी, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड की सबसे पहले आपको क्या देखना है, लोकेशन देखना है कि इसकी स्थिति कहाँ कहाँ पर भारत में दिखाई देती है, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर आपको देखना है कि भाई इन लोगों का व्यवसाय क्या था, किस तरह के जानवर, पशुपालन, किस तरह की खेती कर रहे हैं, इनके औजार के बारे में देखिए, ठीक है, इनके धर्म के बारे में देखिए, इनके समाज के बारे में देखिए, ठीक है। समाज में हम क्या देख रहे हैं, समाधान प्रक्रिया देख रहे हैं। समाज में हम क्या देख रहे हैं, पूजा पाठ देख रहे हैं। समाज में हम ये देख रहे हैं ऊंच नीच यानी जटिलता आते हुए हमें दिखाई दे रही है। और लास्ट में इनकी क्या कमियां थी वो जरूर हमें पता होनी चाहिए, ताकि कभी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए कि क्यों ये उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाए थे, तो उसका आपको रीज़न पता होना चाहिए। ना तो पशुओं का पूर्ण रूप से प्रयोग कर पा रहे हैं, ना धातु का पूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहे हैं, और ना ही बड़े लेवल पर ये खेती कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने हमारे आज के सेशन में कवर किया। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और बताइए क्या डाउट है, ताकि उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी जारी रहेंगी। अभी मिलेंगे हम हमारे अगले सेशन में, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नए चैप्टर को। जल्दी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। काफ़ी बच्चे जो थे ऐसा बोल रहे हैं कि मैम क्वेश्चन कराइए, तो थोड़ा सा एक बेस डेवलप होने दो, क्योंकि क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन और कुछ अभी हमने पढ़ा नहीं है। जो अभी के हमारे चैप्टर्स थे वो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री पे आपकी कमांड बढ़ा रही थी। अब जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया ना, यहाँ से काल के बारे में पढ़ना चालू किया। जैसे स्टोन एज आज जाके आपका कंप्लीट हुआ है, पैलियो, मीजो, नियो, चाल्को, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और लास्ट में ताम्रपाषाण। तो फाइनली आज तो आपका स्टोन एज कंप्लीट हुआ है। तो एक बार पूरा कवर करके ना फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे लिए चीज़ें समझनी ईजी होगी, वरना एक करके फिर आप क्वेश्चन करोगे, मैं भी ढंग से बता नहीं पाऊंगी। और आजकल यूपीएससी के क्वेश्चन या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, लिंक होती है, तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन पर भी हम जाएंगे। तो चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।